My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्रिय दोस्तों, पिछली कुछ कक्षा से हम सभी लोग जो है एक नए टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का, दैट इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान हैं, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, इनके बारे में हम सभी लोग पिछली कुछ कक्षाओं से स्टडी कर रहे हैं। पिछले कुछ कक्षाओं से जो वीडियोस आपके पास चैनल पर उपलब्ध हैं, उसके द्वारा हम सभी लोग जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे साथियों, इसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या माप के जो प्रमुख प्रकार हैं, जो प्रमुख विधियां हैं, उन विधियों में से हम सभी लोगों ने मोड अर्थात बहुलांक, मीडियन अर्थात मध्यांक के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ा है। और उसके बाद हम सभी लोगों ने मीन को स्टार्ट किया था या मध्यमान को स्टार्ट किया था। और मीन में हम सभी लोगों ने देखा था कि मीन या मध्यमान किसे कहते हैं या मीन या मध्यमान का अर्थ क्या है। और उसके उपरांत प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, अनग्रुप्ड डेटा के लिए या अव्यवस्थित आंकड़े या अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम सभी लोग मीन, या जिसको हम लोग साधारण भाषा में औसत कहते हैं या अंकगणितीय औसत कहते हैं, उसकी गणना कैसे करेंगे, इसको भी देखा था। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, उसके उपरांत आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि हम सभी लोग जो है कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा या वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सभी लोगों ने जो पिछला वीडियो आपके पास पड़ा हुआ, जो पिछली कक्षा थी, उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को याद होगा कि हम सभी लोगों ने जो पिछली कक्षा में वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की गणना करने के बारे में चर्चा किया था, तो उसमें हम सभी लोगों ने जो लॉन्ग मेथड होता है प्रिय विद्यार्थियों, लॉन्ग मेथड या दीर्घ विधि की चर्चा किए थे। और आज की क्लास में हम सभी लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो है जो वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान की गणना करने की दो प्रमुख विधियां हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसमें से हम सभी लोग जो सेकंड मेथड है, दैट इज द शॉर्ट मेथड, उस शॉर्ट मेथड या लघु विधि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि वह लघु विधि या शॉर्ट मेथड क्या है, उसको शॉर्ट मेथड क्यों कहते हैं और उसकी क्या उपयोगिता है, कैसे उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, कैसे उसका प्रयोग कर पाएंगे, उसकी जो फार्मूला क्या है, इसकी चर्चा आज की कक्षा में हम सभी लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की कक्षा को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी एजुकेशनल वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड चैनल पर पड़े हुए हैं, उसको आप आसानी से देख पाएं। प्ले लिस्ट में जा करके आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो को देख सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप देखिए जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके बगल में ही एक घंटी का आकार बना है, बेल का आइकन बना है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने के उपरांत कुछ विकल्प आएंगे, ऑप्शंस आएंगे। उन ऑप्शन में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना आपको समय से मिल पाएगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका एक भी एजुकेशनल वीडियो जो आपके कोर्स से रिलेटेड है वो मिस नहीं होगा। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त, आपके सहपाठी, आपके मित्र भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे साथियों, यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, तो उसको आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे, उन वैल्यूएबल सजेशंस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों,
प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाई और बहनों ने, प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज हम सभी लोग जो है आज की कक्षा में चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द मीन फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा। वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य की गणना करने की क्या विधियां हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसकी चर्चा हम सभी लोग पूर्व की कक्षा में भी कर रहे थे। पिछली कक्षा में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा था वहीं से हम सभी लोग कंटिन्यू करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने देखा था कि जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं या जिसको हम लोग व्यवस्थित आंकड़े या समूहित आंकड़े कहते हैं, ग्रुप्ड डेटा कहते हैं, ग्रुप डेटा से समूहित आंकड़ों से माध्य की या मध्यमान की गणना करने की दो प्रचलित विधियां हैं, दो प्रमुख विधियां हैं प्रिय विद्यार्थियों। और वे दो प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज द, जो पहली विधि है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज द लॉन्ग मेथड या दीर्घ विधि। और इस लॉन्ग मेथड के बारे में हम सभी लोगों ने पिछली कक्षा में, जो पूर्व का वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें हम सभी लोगों ने लॉन्ग मेथड या दीर्घ विधि के बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा किया था। बड़े ही विस्तार से हम लोगों ने लॉन्ग मेथड को सीखा था और उस पर बेस्ड आपको कुछ होमवर्क भी दिए गए थे, कुछ गृह कार्य भी दिए गए थे। आप सभी से आग्रह है कि आप उस होमवर्क को अवश्य करिए और जो भी उसका आंसर आए उसको आप कमेंट्स के द्वारा जो है बताने का प्रयास करिए। इससे आपका भी यह पता चल पाएगा क्या आपका आंसर सही है या गलत है। आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे ये सभी लोग कमेंट्स करेंगे तो आप आपस में ही आंसर को मैच करके यह जान पाएंगे कि क्या आपका उत्तर सही है या गलत है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। समूहित आंकड़ों से माध्य या मध्यमान की गणना करने की दो प्रचलित विधियां हैं प्रिय विद्यार्थियों। द फर्स्ट वन इज द दीर्घ विधि या लॉन्ग मेथड, और जो दूसरी विधि है प्रिय विद्यार्थियों वह है शॉर्ट मेथड या लघु विधि। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आज की जो कक्षा है, जो यह वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत, आज की कक्षा के अंतर्गत हम सभी लोग शॉर्ट मेथड या लघु विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने लॉन्ग मेथड या दीर्घ विधि के बारे में चर्चा कर लिया है। आज की कक्षा में हम सभी लोग शॉर्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा या वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की गणना करने की जो लघु विधि है उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जो लघु विधि है, शॉर्ट मेथड है, इस विधि को प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इसको कल्पित मध्यमान विधि भी कहा जाता है या इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, ये जो लघु विधि है इसको हम लोग कल्पित मध्यमान या एज्यूम्ड मीन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान का प्रयोग इस विधि में किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कल्पित मध्यमान क्या है, एज्यूम्ड मीन क्या है और जो है एज्यूम्ड मीन की हम प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसके हम लोग आगे देखेंगे। बस इतना आप समझ लीजिए कि चूंकि लघु विधि या शॉर्ट मेथड में एज्यूम्ड मीन का प्रयोग होता है, कल्पित मध्यमान का प्रयोग होता है, इसलिए इस विधि को हम सभी लोग एज्यूम्ड मीन मेथड या कल्पित मध्यमान विधि भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा लॉन्ग मेथड था या दीर्घ विधि थी, उस दीर्घ विधि से माध्य की जो हम लोग गणना कर रहे थे, मध्यमान की गणना कर रहे थे, तो आप सभी लोगों को यह अनुभव हुआ होगा कि दीर्घ विधि में माध्य की गणना करते समय हम सभी लोगों को मल्टीप्लिकेशन अधिक करना पड़ता है, गुणा की क्रिया अधिक करनी पड़ती है। तो प्रिय विद्यार्थियों,
चूंकि लॉन्ग मेथड में गुणा अधिक करना पड़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन अधिक करना पड़ रहा है, इससे जो हमारा कैलकुलेशन का कार्य है, गणना का कार्य वो क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है और साथ ही साथ समय व्ययी भी हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर समय व्ययी या अर्थात समय भी बहुत अधिक लगता है और साथ ही साथ यह प्रक्रिया जो है जटिल हो जाती है, क्लिष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है प्यारे भाई बहनों, जिसकी वजह से वहां पर गलती होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जो शॉर्ट मेथड की आवश्यकता पड़ती है, जो कठिनाई है कि गुणा अधिक करना पड़ रहा है हमको लॉन्ग मेथड में, और साथ ही साथ गणना का कार्य जटिल हो जा रहा है और यहाँ पर समय की आवश्यकता अधिक पड़ रही है, यह समय व्ययी हो जा रहा है। इन कमियों को दूर करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या आया, लघु विधि आया। तो इस तरह इस कठिनाई को दूर करने के लिए लघु विधि या शॉर्ट मेथड का प्रतिपादन किया गया प्रिय विद्यार्थियों। और शॉर्ट मेथड के द्वारा आप देखेंगे कि वहां पर गुणा क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, गुणा करने की क्रिया है, वह कम हो जाएगी और जिसकी वजह से जो हमारा मीन निकालने की प्रक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी, वह जटिल नहीं रह जाएगी और हमारा समय भी बचेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, समय को बचाने के लिए और कार्य को सरल बनाने के लिए, गुणा की क्रिया को कम से कम करने के लिए लघु विधि का प्रतिपादन या शॉर्ट मेथड का प्रतिपादन किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से जो लघु विधि है, शॉर्ट मेथड है, उसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो हमारा समय भी बचता है, गणना का कार्य सरल हो जाता है और साथ ही साथ जो मल्टीप्लिकेशन बहुत अधिक करना पड़ता था लॉन्ग मेथड में, वो गुणा करने की प्रक्रिया भी कम हो जाएगी, सरल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अब हम सभी लोग देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन बाई शॉर्ट मेथड। जो शॉर्ट मेथड या लघु विधि है, लघु विधि से माध्य की गणना करते समय हम लोगों को कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से पद को किस किस चरणों का अनुपालन करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप होते हैं शॉर्ट मेथड में। तो प्रिय विद्यार्थियों, शॉर्ट मेथड में सबसे पहले हम सभी लोग क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा दिया हुआ होता है, जो आंकड़े दिए हुए होते हैं, उसके आधार पर हम सभी लोग क्या करते हैं, उसके आधार पर हम सभी लोग एक सारणी बनाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। और वो सारणी क्या होगा, जो पहला जो कॉलम होगा, जो फर्स्ट कॉलम होगा प्यारे भाई बहनों, फर्स्ट कॉलम क्या होगा, वो होगा क्लास का या वर्ग का, और दूसरा कॉलम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरह से पहला कॉलम बन जाएगा वर्ग और दूसरा कॉलम बन जाएगा आवृत्ति। तो पहला स्टेप यही होगा कि हम सभी लोग एक सारणी का निर्माण करेंगे, कॉलम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में जो पहला कॉलम होगा वो क्या होगा, क्लास या वर्ग का, और दूसरा कॉलम क्या होगा, दूसरा कॉलम होगा हमारे प्रिय विद्यार्थियों फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का, जो कि प्रश्न में दिया ही होगा। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण पद आता है, जब हम टेबल बना लेंगे तो उस टेबल में से हम जो है किसी भी एक क्लास को, किसी भी एक वर्ग को क्या मान लेंगे, उसको हम जो है एज्यूम्ड मीन मान लेंगे प्रिय विद्यार्थियों। एज्यूम्ड मीन या जो है उसको हम लोग कल्पित मध्यमान मान लेंगे। किसे मानेंगे प्रिय विद्यार्थियों, कल्पित मध्यमान या एज्यूम्ड मीन। हम जो भी क्लास है, जो भी आपके ढेर सारे सेक्शंस हैं, ढेर सारे वर्ग हैं, उन वर्गों में से हम किसी भी वर्ग के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, कल्पित मध्यमान मान लेंगे। अर्थात हम यह मान लेंगे कि उस क्लास का जो मध्य बिंदु है वह मध्य बिंदु क्या है, वह मध्यमान है। यह मान करके हम इस क्रिया को स्टार्ट करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, यह ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी क्लास या किसी भी वर्ग को जो है उसके मध्य बिंदु को एज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान मान सकते हैं। इसकी हमारे पास पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है, कोई बाध्यता नहीं है कि किसको जो है आपको एज्यूम्ड मीन वर्ग या जो है जो कल्पित मध्यमान वर्ग या एज्यूम्ड मीन क्लास मानना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला स्टेप हुआ इस तरह से, वह यह हुआ कि किसी भी वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेते हैं तथा उस वर्ग की मध्य बिंदु को कल्पित मध्यमान कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ग को हम कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेते हैं और साथ ही साथ
उस वर्ग का जो मध्य बिंदु होगा उस मध्य बिंदु को हम सभी लोग कल्पित मध्यमान कहते हैं। और प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इसी कल्पित मध्यमान की वजह से इस विधि को हम सभी लोग एज्यूम्ड मीन मेथड या कल्पित मध्यमान विधि भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से पहला स्टेप क्या होगा, सारणी बनाने के बाद हम किसी भी क्लास को, किसी भी वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेंगे और उसका जो उस क्लास का जो मिड पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, उसे हम सभी लोग एज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान कहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारा एज्यूम्ड मीन डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद प्यारे भाई बहनों जो हमारा दूसरा कॉलम है जिसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं, तो अब आवृत्ति वितरण में एफ स्तंभ के आगे एक नया स्तंभ बनाएंगे जिसे विचलन स्तंभ या डेविएशन कॉलम कहते हैं और इसे डी संकेताक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने सबसे पहले ही बताया आपको, पहला क्या होगा, हमारा क्लास होगा और दूसरा जो कॉलम होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा। अब कहा जा रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी के आगे जो हम एक नया कॉलम बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, डी या डेविएशन कॉलम कहेंगे, विचलन स्तंभ कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो स्टेप होगा कि इस दो कॉलम के आगे एक तीसरा कॉलम बनाना जिसको कि विचलन स्तंभ कहा जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सेकंड स्टेप हुआ इस तरह से वह हुआ कि आवृत्ति वितरण में एफ स्तंभ या फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है उसके आगे एक नया कॉलम बनाना है जिसे हम सभी लोग डेविएशन कॉलम या विचलन स्तंभ कहते हैं और इस डेविएशन को हम सभी लोग डी सिंबल या डी संकेताक्षर के द्वारा व्यक्त करेंगे। डी संकेताक्षर के द्वारा उसे हम सभी लोग प्रदर्शित करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हमारा दो स्टेप क्लियर हो गया। पहला तो टेबल बनाने के बाद एज्यूम्ड मीन या मध्यमान वर्ग मान लेना और उसके मध्य बिंदु को कल्पित मध्यमान कहना और उसके उपरांत जो है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम, फ्रीक्वेंसी वाले स्तंभ के बगल में एक नया स्तंभ बनाना जिसको हम सभी लोग विचलन स्तंभ या डेविएशन कॉलम कहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारा डेविएशन स्तंभ बन जाएगा तो उसमें जो कल्पित मध्यमान वाले वर्ग के आगे डी वाले स्तंभ में शून्य लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ए हमारा हो गया क्लास, ए हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी और ये हो गया तीसरा कॉलम डी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहा जा रहा है कि जिस वर्ग को आपने क्या माना है, एज्यूम्ड क्लास माना है, एज्यूम्ड मीन क्लास माना है, प्रिय विद्यार्थियों मान ले इस वर्ग को हमने माना है, तो इस वर्ग के आगे जो डी वाला स्तंभ है वहां पर हम क्या रखेंगे, शून्य लिखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा कल्पित मध्यमान वर्ग होगा, एज्यूम्ड मीन क्लास होगा, उस क्लास के सामने जो डी वाला स्तंभ या डेविएशन वाला स्तंभ होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, जब जीरो हम लिख लेंगे तो उसके बाद जो अगला हमारा स्टेप होगा उस स्टेप में इसके ऊपर जितने भी क्लास होंगे प्रिय विद्यार्थियों, ऊपर की तरफ हम सभी लोग डेविएशन कॉलम में +1, +2, +3 लिखते जाएंगे और नीचे जितने भी कॉलम होंगे उसमें -1, -2, -3 इस तरह से लिखते जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से क्लियर हुआ कि तीसरा स्टेप क्या होगा, कल्पित मध्यमान वाले वर्ग के आगे डी वाले स्तंभ में शून्य लिखना और उस शून्य लिखने के पश्चात ऊपर की तरफ हम सभी लोग क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, कल्पित मध्यमान के ऊपर के वर्गों में क्रमशः +1, +2, +3, +4, +5 इस तरह से लिखते जाएंगे और नीचे के वर्गों में -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जो डी वाला कॉलम है, डी वाले कॉलम में जो एज्यूम्ड मीन क्लास है उसमें 0 लिखेंगे, ऊपर की तरफ +1, +2, +3 इस तरह लिखते जाएंगे और नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4 इस तरह से हम सभी लोग लिखते जाएंगे। तो इस तरह जो हमारा डी वाला स्तंभ है, डेविएशन कॉलम है, वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमने क्या बनाया, सारणी बनाई, टेबल बनाई। टेबल बनाने के बाद किसी एक वर्ग को, किसी एक क्लास को हमने एज्यूम्ड मीन क्लास माना, कल्पित मध्यमान वर्ग माना और उसके मध्य बिंदु को हमने एज्यूम्ड मीन माना और उसके बाद हम सभी लोगों ने फ्रीक्वेंसी के आगे वाले कॉलम में एक डेविएशन कॉलम बनाया जिसको हमने डी से जो है इसको इंडिकेट किया, डी से सिंबलाइज किया और उसके बाद जो डी वाले स्तंभ में जो एज्यूम्ड मीन क्लास था उसके सामने जो है डी वाले स्तंभ में हमने क्या लिखा, 0 लिखा और उस 0 के ऊपर जितने भी क्लास हैं उन सभी में +1, +2, +3 लिखा और उसी तरह से उस 0 के नीचे एज्यूम्ड मीन क्लास के नीचे जितने भी क्लास हैं उसमें हमने
-1, -2, -3, -4 लिख लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे हम डी की गणना करेंगे, कैसे हम +1 +2 ऊपर लिखेंगे और कैसे नीचे जो है हम लोग -1 -2 लिखेंगे और बीच वाले में 0 होगा। प्रिय विद्यार्थियों इतना करने के उपरांत अब आगे हम लोग जो है फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो कि मध्यमान का शॉर्ट मेथड का फार्मूला होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इतना कर लेने के उपरांत हम सभी लोग एक सूत्र का फार्मूले का प्रयोग करके मध्यमान की गणना करेंगे। अब उस सूत्र को हम लोग देखते हैं, उस फार्मूले को देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो आपकी स्क्रीन पर फार्मूला है शॉर्ट मेथड का कि मध्यमान या m इक्वल टू क्या होगा, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई n इंटू आई। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर जो फार्मूला पड़ा हुआ है वो फार्मूला क्या है, मध्यमान इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई n इंटू आई। और जहां पर प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों m जो है आप सभी लोग जान रहे हैं मध्यमान है, am क्या है प्रिय विद्यार्थियों, am से प्राय है एज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान से। इसी तरह से जो हमारा f है वो क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी या वर्ग की आवृत्ति है प्रिय विद्यार्थियों। d क्या है, डेविएशन या विचलन है। समेशन एफ डी क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो समेशन एफ डी क्या है वो विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों एवं विचलनों का गुणा का योग है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से जो हमारा f है, एफ वाले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो डी वाले कॉलम में डेविएशन होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के उपरांत एक नया कॉलम बनेगा जिसमें कि एफ डी का मान आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों और विचलनों के गुणा का योग क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एफ डी। और उन सब का योग क्या कहलाएगा, समेशन एफ डी या विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों एवं विचलनों के गुणा का योग। और प्रिय विद्यार्थियों जो हमारा आई है वो क्या है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि आई क्या है, क्लास इंटरवल है या वर्ग विस्तार है। और अंत में जो n है दैट इज द साइज ऑफ द ग्रुप या कुल आवृत्ति है। टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। उसे हम लोग साइज ऑफ द ग्रुप या कुल आवृत्ति कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से आपको स्टेप्स क्लियर हो गया कि एज्यूम्ड मीन मेथड जो है या शॉर्ट मेथड जो है मीन निकालने का, उसके स्टेप्स क्या है और उसके स्टेप्स को हम सभी लोगों ने देख लिया। अब इस तरह से हम सभी लोग जो है इन स्टेप्स का पालन करके, इन चरणों का पालन करके आसानी से हम सभी लोग मध्यमान की गणना शॉर्ट मेथड के द्वारा कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो हम लोग एज्यूम्ड मीन क्लास मान रहे हैं, उस एज्यूम्ड मीन क्लास को मानने का कोई निश्चित नियम नहीं है। यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों कि हम सभी लोग किसी भी क्लास को, किसी भी वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग या एज्यूम्ड मीन क्लास मान लेते हैं। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, कि जो भी क्लास होता है हम प्रयास करते हैं कि जो मिड वाला, जो बीच वाला क्लास हो, उसी को हम सभी लोग क्या करें, उसी को हम सभी लोग कल्पित मध्यमान वर्ग माने, उसी को हम सभी लोग एज्यूम्ड मीन क्लास माने। इससे क्या होगा कि जो हमारा कैलकुलेशन का कार्य होगा, जो हमारा गणना का कार्य होगा, वह सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से किसी भी वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग माना जा सकता है, परंतु आवृत्ति वितरण के लगभग मध्य के वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग मानने से समेशन एफ डी का मान कम आता है, जिससे हमारा गणना का कार्य सरल हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम सभी लोग जो है किसी भी क्लास को एज्यूम्ड मीन क्लास या कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेते हैं, परंतु प्रयास करते हैं कि जो सबसे बीच में हो, जो बीच वाला या मध्य के जो वर्ग होते हैं, उसी को कल्पित मध्यमान वर्ग या एज्यूम्ड मीन क्लास मानते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन का जो कार्य होगा वह सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, और उस उदाहरण के द्वारा हम सभी लोग शॉर्ट मेथड का प्रयोग करके या एज्यूम्ड मीन जो मेथड है इसका प्रयोग करके मध्यमान की गणना कैसे करेंगे इसको देखेंगे। इसको हम सभी लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस मेथड पर बेस्ड, इस विधि पर बेस्ड एक उदाहरण देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है कि निम्नलिखित वितरण के लिए लघु विधि से मध्यमान की गणना कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों लघु विधि से मध्यमान की गणना करना है, और इसके लिए जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, जो समंक हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो
क्लास है 0 to 4 के लिए फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 से 9 के लिए फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 से 14 के लिए फ्रीक्वेंसी 7 है, 15 से 19 के लिए फ्रीक्वेंसी 10 है, 20 से 24 के लिए फ्रीक्वेंसी 15 है और 25 से 29 के लिए फ्रीक्वेंसी 18 है, 30 से 34 के लिए 12 है, 35 से 39 के लिए 5, 40 से 44 के लिए 4 और 45 से 49 के लिए 2। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो हमारा क्वेश्चन है और उसके लिए डेटा है। इस डेटा का प्रयोग करके हम सभी लोगों को एज्यूम्ड मीन मेथड या सॉर्ट मेथड के द्वारा मीन की गणना करनी है। तो चलो दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सभी लोग क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा प्रश्न में दिया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, उसको नोट कर लेंगे और उसको नोट करने के उपरांत यदि हम सभी लोग अपने फार्मूले को देखें, जो एज्यूम्ड मीन का फार्मूला है प्रिय विद्यार्थियों, एज्यूम्ड मीन का फार्मूला क्या है इसको ध्यान से देखिए। तो यहां पर मध्यमान इक्वल टू एज्यूम्ड मीन समेशन एफ डी इंटू एन इंटू आई। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर इसका अभिप्राय क्या है कि हमें एज्यूम्ड मीन निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, डी निकालना पड़ेगा और समेशन एफ डी निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा और आई निकालनी पड़ेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतना हमको निकालने के लिए चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले इतना निकाल लेंगे, उसके बाद ही ये जो फार्मूला है, जो सूत्र है, इसका प्रयोग करके हम सभी लोग मध्यमान की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक सारणी बन गई है जिसमें कि जो प्रश्न में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, वो सारे डेटा रखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो वर्ग है वो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, अर्थात जो स्मॉल वर्ग है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, इस तरह से हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो जो डेटा दिया हुआ, जो समंग दिया हुआ, उसके आधार पर हम लोगों ने एक सारणी, एक टेबल बनाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहला कॉलम हमारा रहा वर्ग या फ्रीक्वेंसी का, दूसरा कॉलम हमारा रहा आवृत्ति का। प्रिय विद्यार्थियों, उसके उपरांत हम सभी लोग क्या करेंगे, ये वर्ग जो दिया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर हम सभी लोग आई की गणना करेंगे। आई कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने आपको बता दिया था कि ऊपर में से किसी को माइनस करें। जैसे 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो 5, 49 में से 44 को माइनस करेंगे तो 5, 30 में से 25 को माइनस करेंगे 5, 24 में से 19 को माइनस करेंगे तो 5। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से जो हमारा आई आएगा प्यारे बहनों, वो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। और यहाँ पे हम सभी लोग टोटल फ्रीक्वेंसी, पूरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो हमारा वो आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जोड़िए, 2 और 4 2 6, 6 5 11, 11 और 12 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 23, 23 और 8 हो गया 31, 41, 41 और 15 हो गया 46, 56 और 10 हो जाएगा 66 और 66 और 7 73 और 73 और उसके बाद दोस्तों 78 और 78 और 2 80। इस तरह से एन कितना आ गया, 80 आ गया। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आई निकल आया, या आई कितना आया, 5 आया और इस तरह से एन कितना आया, 80 आया। प्रिय विद्यार्थियों, आई आ गया 5, एन आ गया 80। अब इसके बाद हम सभी लोग प्रिय विद्यार्थियों क्या करेंगे, आप सभी लोगों ने जब स्टेप्स पढ़ा था तो उसमें देखा था कि इसके बाद हम सभी लोग एक नया क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, जिसको हम लोग डी या विचलन कॉलम कहेंगे। और इस कॉलम को बनाने के उपरांत हम सभी लोगों को कहा गया कि किसी भी एक जो है क्लास को क्या करेंगे, किसी भी एक क्लास को हम सभी लोग एज्यूम्ड मीन क्लास मान लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर जो कॉलम है इसमें क्लास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो है। और इन 10 में से इसका मतलब हम 5वें को जो है मान सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 5वें को ऊपर से और 1 2 3 4 5 नीचे, इस तरह से हम किसी को भी क्लास मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने डेटा है, आंकड़े हैं, उसमें हम सभी लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी अधिक है, तो इसी को हम सभी लोग क्या मान ले रहे हैं, इसी को हम सभी लोग एज्यूम्ड मीन क्लास मान ले रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एज्यूम्ड मीन क्लास इसको हम लोग मान ले रहे हैं। और इसके उपरांत हमने आपको बताया था कि जो एज्यूम्ड मीन क्लास होगा उसके लिए डेविएशन क्या होगा, 0 होगा। और इसके ऊपर हम सभी लोग क्या करेंगे, +1 +2 +3 इस तरह से डेविएशन होगा। और नीचे क्या होगा, -1 और -2 -3 इस तरह से डेविएशन का मान आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों,
इस तरह से हम सभी लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में एक नया कॉलम बनाएंगे जिससे हम लोग विचलन कहेंगे या डेविएशन डी कहेंगे, और उसके उपरांत हम सभी लोग क्या करेंगे, एक क्लास को, एक वर्ग को एज्यूम्ड मीन क्लास या कल्पित मध्यमान वर्ग मानेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर है विद्यार्थियों। और जब हमने एज्यूम्ड मीन क्लास या कल्पित मध्यमान मान लिया तो हमने आपको बताया था कि इस कल्पित मध्यमान वर्ग के लिए डी का मान क्या होगा, डी का मान होगा 0, इसके ऊपर क्या होगा +1 +2 +3 +4। इसी तरह अगर नीचे की बात करें तो नीचे -1 -2 -3 -4 -5 और -6, नहीं दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो इस तरह से -5 तक होगा। तो इस प्रकार से हम सभी लोग जो है डी का मान निकाल सकते हैं। डी का मान हम लोग जो विभिन्न क्लास के लिए, विभिन्न वर्गों के लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आपकी स्क्रीन पर देखिए विचलन जो है, जो एज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान वर्ग था उसके लिए 0 है। ऊपर के लिए हम लोगों ने +1 +2 +3 +4 लिख लिया, और इसी तरह नीचे के लिए क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से हम सभी लोग विचलन को, ये विचलन का मान लिख सकते हैं या विचलन का वैल्यू लिख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जब विचलन का वैल्यू लिखा गया, अब हमें क्या करना है प्यारे भाई बहनों, हमारा एफ आ गया, डी भी आ गया, तो अब अगला जो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। तो फिर विद्यार्थियों एफ डी से क्या अभिप्राय है, एफ डी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और डेविएशन के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए विद्यार्थी जैसे यहाँ पर 2 × 4 करेंगे 8 आ जाएगा, 3 × 4 करेंगे 12 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो -15 -20 -21। इस तरह से हम सभी लोग एफ डी की गणना अगले स्टेप में करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों अगला स्टेप क्या होगा, एफ डी की गणना करना। तो एफ डी की गणना करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, नीचे से यदि हम लोग ऊपर चलें तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, यहाँ पे 18 × 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 × 5 करेंगे तो यहाँ पे 2 × -5 तो -10, 5 × -4 तो -20, 7 × -3 तो -21, 10 × -2 तो -20, और 15 × -1 तो -15। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह एफ डी की वैल्यू आ गई। ये तो रहा निगेटिव डेविएशन के लिए, और इसी तरह हम सभी लोग आसानी से जो है जो पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी हम सभी लोग जो है 12 × 1 क्या हो जाएगा 12, 5 × 2 10, 4 × 3 12, और 2 × 4 8। इस तरह से हम सभी लोग आसानी से एफ डी निकाल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों जब हम सभी लोग एफ डी निकाल लिए, अब क्या करना है कि समेशन एफ डी निकालना है। तो समेशन एफ डी निकालने के लिए एक आसान तरीका हम लोग यूज करेंगे कि जो माइनस वाले वैल्यू है इसको एक साथ जोड़ लेंगे, तो और प्लस वाले वैल्यू को एक साथ जोड़ लेंगे। तो जोड़िए दोस्तों, यदि हम लोग माइनस वाले को जोड़ें तो 5 और 1 6, और 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, ये आ गया -86। इस तरह प्रिय विद्यार्थियों प्लस वाले वैल्यू को जोड़ा जाए तो 12 और 8 20, 20 और 10 30, और 30 और 12 आ गया क्या विद्यार्थियों +42। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से क्या आ गया +42 हमारा आ गया पॉजिटिव वाला वैल्यू, और माइनस वाला आ गया -86। प्रिय विद्यार्थियों -86 हो गया और +42 हो गया। अब जब हम लोग समेशन एफ डी की बात करेंगे तो समेशन एफ डी क्या हो जाएगा +42 और -86। अब क्या होगा इसमें से -86 में से +42 घट जाएगा, वैल्यू आएगी माइनस में, घटा दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। 6 में से 2 गया कितना आ गया 4, और 8 में से 4 गया कितना आ गया 4। इस तरह से हम सभी लोग देख रहे हैं कि जो समेशन एफ डी का मान क्या है, समेशन एफ डी का मान प्रिय विद्यार्थियों -44 आ गया। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अब हमारे पास सारे वैल्यू आ चुके हैं जिसकी हमें फार्मूले में जरूरत है। क्या है, समेशन एफ डी का मान आ गया -44, एन का मान आ गया 80, आई का मान आ गया 5। तो प्रिय विद्यार्थियों अब सीधे सीधे हम लोग फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो और यहाँ पे एक मान और जरूरत है प्रिय विद्यार्थियों जिसको हम लोग एज्यूम्ड मीन कह रहे हैं। तो एज्यूम्ड मीन क्या होगा, एएम जिसको हम लोग कहेंगे। तो एएम के लिए हमने कहा था कि जो एज्यूम्ड मीन क्लास होगा, जो कल्पित मध्यमान वर्ग होगा, उसका मध्य बिंदु जो होगा वही एज्यूम्ड मीन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा विद्यार्थियों 25 से लेकर 29 वाला जो क्लास है इसका मध्य बिंदु क्या होगा 25 + 29 और डिवाइडेड बाई 2। तो भाग आप इसको कर दीजिए, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। फिर विद्यार्थियों क्या हो जाएगा 9 और 5 14, 2 2 4 5, 54/2। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्या आएगा फिर विद्यार्थियों, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 27। तो इस तरह से हमारा एज्यूम्ड मीन भी आ गया। अब हमारे फार्मूले में
जितने वैल्यू की ज़रूरत है, चाहे हम लोग उसकी बात करें एज्यूम्ड मीन की, तो एज्यूम्ड मीन भी हमारी स्क्रीन पर आ गया है प्रिय विद्यार्थियों। एज्यूम्ड मीन क्या है? एज्यूम्ड मीन का वैल्यू आ गया है 27। समेशन एफडी की आवश्यकता है, तो समेशन एफडी की आवश्यकता है -44। एन की आवश्यकता है तो एन है 80, और आई की आवश्यकता है तो आई इक्वल टू 5। तो फिर विद्यार्थियों सीधे फार्मूले पे चलते हैं हम लोग। फार्मूला हमारा कह रहा है, क्या है फार्मूला प्रिय विद्यार्थियों? फार्मूला कह रहा है कि मध्यमान इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन इंटू आई। फिर विद्यार्थियों जल्दी से हम सभी लोगों के पास सारे वैल्यूज हैं। एज्यूम्ड मीन का वैल्यू है 27, समेशन एफ डी का वैल्यू है -44, एन का वैल्यू है 80 और आई का मान है 5। इसको हम सभी लोग फार्मूले में जल्दी से रख दें तो हो जाएगा एम इंटू 27, एम इक्वल टू 27 प्लस विद इन ब्रैकेट -44 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 5। और इसको प्रिय विद्यार्थियों हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम इक्वल टू 27 प्लस -2.75। प्रिय विद्यार्थियों जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ये काट दीजिए, ये हो गया 16, 5 से 18 कट जाएगा 16, और 16 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो 16 दूनी 32, इस तरह से -2.75 वैल्यू इसकी आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आपकी स्क्रीन पर आ गया m इक्वल टू 27 प्लस -2.75। तो ये वैल्यू माइनस में, तो 27 में से -2.75 माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, और अंत में हमारा जो क्या आएगा m इक्वल टू 24.25। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम सभी लोग आसानी से बहुत ही सरल तरीके से शॉर्ट मेथड का प्रयोग करके मध्यमान की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देखिए कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस था, जो गुणा करने की क्रिया थी, वह बहुत ही कम थी और बहुत ही छोटी थी, सरल गुणा था। तो यहाँ पे गुणा भी सरल करना पड़ रहा है, और इस विधि का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो इस विधि में समय भी कम लगेगा, प्रक्रिया भी इसका सरल है। तो इस तरह से जो एज्यूम्ड मीन है प्रिय विद्यार्थियों, एज्यूम्ड मीन मेथड को हम सभी लोग शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। इसीलिए शॉर्ट मेथड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गुणा कम करना पड़ रहा है, और बड़े ही आसान तरीके से हम सभी लोग ग्रुप्ड डेटा के लिए या व्यवस्थित आंकड़ों के लिए मध्यमान की गणना कर ले रहे हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग यह सीख गए होंगे कि शॉर्ट मेथड के द्वारा हम सभी लोग कैसे जो है मीन की गणना कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको एक सारणी बनानी है जो कि हमारे पास डेटा दिया होगा। पहला होगा क्लास का कॉलम, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी का कॉलम, और उसके बाद हम सभी लोगों को तीसरा कॉलम बनाना है डेविएशन का कॉलम। डेविएशन का कॉलम बनाने के उपरांत जो क्लास है उन सभी क्लास में से कोई बीच वाला क्लास लेना है, उसको हमें एज्यूम्ड मीन क्लास मान लेना है। और एज्यूम्ड मीन क्लास के लिए जो डेविएशन की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और उसके ऊपर हम +1 +2 +3 इस तरह से वैल्यू देते जाएंगे। नीचे हम सभी लोग -1 -2 -3 इस तरह से वैल्यू देते जाएंगे, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को डेविएशन के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम सभी लोग अगले कॉलम में एफडी की गणना कर लेंगे। और जब एफडी आ जाएगा तो सभी एफडी के वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा, सभी क्लास के एफडी के वैल्यू को, तो समेशन एफडी आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। और रही एज्यूम्ड मीन की बात, तो जिस क्लास को हम लोग एज्यूम्ड मीन माने होंगे उसका जो मध्य बिंदु होगा वो एज्यूम्ड मीन आ जाएगा। और जब हमारा एज्यूम्ड मीन समेशन एफडी एन और आई आ जाएगा तो उसका प्रयोग करके हम सभी लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, और वैल्यू को पुट करने के उपरांत बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से हम सभी लोग मध्यमान की गणना कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, इसीलिए हम आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क भी लाए हैं। इस होमवर्क के द्वारा इस गृह कार्य को करके आप सभी लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने से यह और भी मेथड जो है आपका स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर आपके होमवर्क के लिए प्रश्न है कि नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण का बहुलांक, मध्यांक एवं लघुविधि का प्रयोग करके मध्यमान की गणना कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आपको यहाँ पे मोड की भी गणना करनी है, मीडियन की भी गणना करनी है, और ध्यान देना है कि मध्यमान की गणना करने के लिए स्पेसिफिकली आपको शॉर्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड का ही प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर हम उसी का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसके लिए, इस प्रश्न के लिए जो डेटा है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर है कि 0 to 4 क्लास के लिए वर्ग के लिए आवृत्ति है 3,
5 से 9 वर्ग के लिए आवृत्ति है 4, 10 से 14 के लिए है 7, 15 से 19 के लिए 10, 20 to 24 के लिए 11, 25 to 29 के लिए 18, 30 to 34 के लिए 16, 35 to 39 के लिए 5, 40 to 44 के लिए 4 और 45 to 49 के लिए जो आवृत्ति है प्रिय विद्यार्थियों वह है 2। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप इस होमवर्क को अवश्य करिए और इस होमवर्क को करने के उपरांत मीन, मीडियन, मोड के जो भी आंसर आते हैं, जो भी वैल्यू आते हैं, उसको आप कमेंट्स के द्वारा हमको बताइए। कमेंट्स के द्वारा जब आप मीन, मीडियन और मोड के वैल्यू को आप कमेंट्स में लिखेंगे तो हमको भी पता चल पाएगा कि आपका आंसर क्या आया, वह सही है या गलत है। और साथ ही साथ जो आपके मित्र हैं, जो आपके सहपाठी हैं, वे भी जब अपना उत्तर कमेंट्स के द्वारा देंगे तो आप सभी लोग आपस में आंसर्स को मैच करके भी देख पाएंगे कि आपके उत्तर सही हैं या गलत हैं। और हम भी आपके उत्तर सही हैं या गलत हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे, हमको भी उसकी जानकारी मिल पाएगी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग होमवर्क को, गृह कार्य को अवश्य करिए। इससे आपका प्रैक्टिस होगा और आप जो है लघुविध का प्रयोग करने में और भी सफल हो पाएंगे, कुशल हो पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने मध्यमान या मीन निकालने की जो एज्यूम्ड मीन मेथड है या शॉर्ट मेथड है उसके बारे में देखा। हम लोगों ने देखा कि उसके स्टेप्स क्या हैं, पद क्या क्या हैं, और उसके बाद उस फार्मूले को देखा। और फार्मूले के बाद हम सभी लोगों ने उस पर बेस्ड स्टेप्स और फार्मूले का प्रयोग करके एक उदाहरण के द्वारा हम सभी लोग उस मेथड को सीखने का प्रयास किया। और अंत में आप सभी लोगों के लिए कुछ होमवर्क भी दिया गया है। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने परिचितों में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप कमेंट्स द्वारा हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उस पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज पड़े हुए हैं उन वीडियोज में से आप सभी अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो को सिलेक्ट करके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में से आप अपनी इंटरेस्ट और अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो को सिलेक्ट करके देख पाइए। उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में देखिए घंटी का आकार बना है, बेल का आइकन बना है, यदि वह लाल है, रेड है तो उसको आप प्रेस कर दीजिए। उससे यह होगा कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बेल के आइकन को प्रेस करने पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शन में से, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। उससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल।